बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक है उम्मीद। मेरे पास आपके दो कोर्स हैं, एक प्लांट सिस्टमेटिक है और दूसरा प्लांट एनाटमी है। तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जो मैं ऑनलाइन बना रहा हूँ, और इसमें हो सकता है जो स्लाइड्स में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए, क्योंकि मैंने इसको जेपीजे में कन्वर्ट किया है और बड़ी मुश्किल से जो है वो फ़र्स्ट वीडियो बनाई है। तो इंशाल्लाह अब एक बना लिया, नेक्स्ट बनाते जाएंगे, नेक्स्ट मैं बनाता जाऊँगा और आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा प्लांट एनाटमी का। अच्छा, ये कोर्स टाइटल है प्लांट एनाटमी। एनाटमी जो वर्ड है, एनाटमी वर्ड इसका मतलब है कि इंटरनल स्ट्रक्चर। जहाँ भी ये वर्ड आएगा आपके ज़हन में आना चाहिए अंदरूनी साख्त। प्लांट एनाटमी इसका मतलब है पौधे की अंदरूनी साख्त। ठीक है। कोर्स कोड है आपका 252। सॉरी। अच्छा जी, चैप्टर फर्स्ट और टॉपिक फर्स्ट है आपका प्लांट स्ट्रक्चर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि पौधे का स्ट्रक्चर कैसा है, पौधे की साथ कैसी है, वो ग्रो कैसे करता है, उसके डेवलपमेंट कैसी होती है, वो उसके अंदर जो रूट्स हैं, लीव्स हैं, शाखें हैं, जड़ें हैं, वो कैसे जो है वो सारी डेवलप करती हैं। 3 बेसिक ऑर्गन्स इवॉल्व: रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। 3 बेसिक ऑर्गन्स होंगे पौधों के अंदर, एक रूट्स, स्टेम और लीव्स, जड़ें, तने और उसके पत्ते। दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ रूट सिस्टम एंड अ शूट सिस्टम। 2 सिस्टम के तहत वो ऑर्गेनाइज हुए होंगे, एक रूट सिस्टम होगा और दूसरा शूट सिस्टम होगा। रूट सिस्टम के अंदर सिर्फ जड़ें होंगी और शूट सिस्टम के अंदर तना और उसके पत्ते, यानी कि स्टेम और उसके लीव्स और उसकी जड़ें, सॉरी उसकी शाखें, शूट्स, ये दोनों मिलके शूट सिस्टम बनाएगा। रूट्स, ये असल में पीपीटी को मैंने जेपीजे में कन्वर्ट किया, इसलिए ओवरलैपिंग थोड़ी सी हुई है, तो इसको आप अवॉइड करें। ए रूट इज़ एन ऑर्गन दैट एनकर्स द वास्कुलर प्लांट, एब्जॉर्ब्स मिनरल्स एंड वाटर्स, ऑफन स्टोर्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये रूट की डेफिनेशन है। इस ये 2 नंबर का जो है ना आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट इज़ अ रूट, डिफाइन रूट। तो ये वो ऑर्गन है जो कि वास्कुलर प्लांट को ज़मीन के अंदर गाड़े रखता है या एंकर करके रखता है, और इसका काम क्या है कि मिनरल्स और वाटर्स को अब्ज़ॉर्ब करता है। मिनरल्स कौन से हो सकते हैं? आइंस हो सकते हैं, साल्ट्स हो सकते हैं, सोडियम, पोटाशियम, ये जो है ना इस किस्म के मिनरल्स को वो जो रूट्स हैं वो अब्ज़ॉर्ब करेंगी। दूसरा काम जो है ऑफन स्टोर्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको ये अपने अंदर स्टोर करके रखेगी। इसका मतलब है इसका जो है ना फंक्शन वो स्टोरेज करना भी है। ठीक है जी। ये बड़ी इजी मैंने ना पीपीटी करके बनाई है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ते जाएं आपको समझ आती जाएगी। जो मेहनत मैंने करनी थी वो पीपीटी भी मैंने कर दी है। स्टेम्स। A stem is an organ consisting of an alternating system of nodes, the points at which leaves are attached। कहते हैं कि स्टेम वो ऑर्गन है जो कि जिसके अंदर नोड्स भी मौजूद है और इंटर नोड्स भी मौजूद है। अब नोड क्या है और इंटर नोड क्या है, इसकी एग्जांपल मैं दूंगा। अगर आप में से सब ने ऑलमोस्ट देखा होगा कि एग्जांपल इसकी है शुगर केन। अगर आपने शुगर केन देखा हुआ तो वो उसके अंदर सेगमेंट भी होते हैं और उसके दरमियान में पॉइंट्स भी होते हैं। जो दरमियान में पॉइंट्स होंगे वो उसके नोड्स कहलाएंगे, और जो उसके पॉइंट्स के दरमियान में जो सेगमेंट हिस्सा बना होगा, जिसको पंजाबी में मट्टी भी कहते हैं, एक मट्टी, 2 मट्टियाँ, 3 मट्टियाँ, तो वो एक पूरा गन्ना बना होता है, तो उसको हम वो दरमियान वाले सेगमेंट को इंटरनोड कहेंगे। तो इधर इन्होंने नोड्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, द पॉइंट्स एट विच लीव्स आर अटैच। वो पॉइंट जहाँ पे लीव्स अटैच होंगे वो नोड कहलाएंगे, और उन दोनों और 2 नोड्स के दरमियान वाला जो सेगमेंट होगा उसको इंटरनोड्स कहेंगे। द इंटरनोड द स्टेम सेगमेंट्स बिटवीन नोड्स। नोड्स के दरमियान जितने सेगमेंट्स आते जाएंगे वो इंटरनोड्स कहलाएंगे। हाँ जी, अब बड आ गई। बड वो चीज़ होती है जहाँ से लीव्स ने निकलना हो। कोई भी चीज़, एक छोटा सा पत्ता जब फूटता है तो वो किसी बड से फूटेगा। ठीक है। एक्सिलरी बड और टर्मिनल बड, ये दोनों बड जो हैं वो अपोजिट हैं एक दूसरे के।
Auxiliary bud is a structure that has the potential to form a lateral shoot. Auxiliary bud जो है वो साइड्स की जो ब्रांचेस निकलेंगी तने से उसको निकालेगी, और लेटरल लेटरल बड जो है इसके इसके इसका मुराद है कि साइड से कोई भी चीज़ निकलना। एक होती है ग्रोथ लंबाई में, एक होती है ग्रोथ चौड़ाई में। जो चौड़ाई में चीज़ें निकलेंगी वो लेटरल ग्रोथ में आएंगी। जैसे एक्सिलरी बड जो है वो लेटरल ग्रोथ करती है। इसी तरह टर्मिनल बड इज़ लोकेटेड नियर द शूट टिप एंड काजेज इलांगेशन ऑफ ए यंग शूट। टर्मिनल बड इसका अपोजिट है एक्सिलरी बड का। ये जो है ये शूट टिप के ऊपर होगी, ये बड जो है वो टिप के ऊपर मौजूद होगी, जहाँ पे वो पौधा ऊपर से लंबा हो रहा है वहाँ पे। और ये क्या करेगा, इलांगेशन ऑफ ए यंग शूट, ये तने को लंबा करता जाएगा, उसकी शाहों को लंबा करता जाएगा। दो किस्म की बर्ड्स हैं, एक एक्सिलरी बर्ड है, एक टर्मिनल बर्ड है। एक्सिलरी बर्ड जो है वो पौधे को चौड़ाई में बढ़ाएगा, चौड़ाई में जो शाखें निकल रही हैं उनको बढ़ाएगी। और टर्मिनल बर्ड जो है वो टिप पे मौजूद होती है और वो पौधे को लंबाई में लंबा करते जाएगी, लंबाई में ग्रोथ करती जाएगी। ठीक है जी, ये दो बर्ड्स आपस में अपोजिट हैं और आपको समझ आ गई होगी। ये कुछ स्टेम्स की एग्जांपल दी गई हैं। पहले है स्टोलन्स हैं, बल्ब्स हैं, ट्यूबर्स हैं, राइजोम्स हैं। ठीक है, ये अनियन जो दिखाया हुआ है ये अंडरग्राउंड स्टेम है। अनियन जो है वो ज़मीन के नीचे लगा होता है, ऊपर लीव्स होते हैं। हम प्याज खाते हैं यानी कि उसका स्टेम खाते हैं, पत्तों को इस्तेमाल नहीं करते हैं हम। तो ये जो अनियन है ये एक ऐसी स्टेम की किस्म है जिसको हम बल्ब कहते हैं। इसी तरह साथ ट्यूबर्स हैं, आलू भी अंडरग्राउंड होते हैं। आपको पता है ज़मीन के अंदर उगते हैं आलू और उसके पत्ते बाहर होते हैं, और इस किस्म के स्टेम को हम ट्यूबर का नाम देते हैं। राइज़ोम, ये साथ जिंजर बनी हुई है, अदरक, ये अदरक भी अंडरग्राउंड होती है। तो ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है इसको हम राइज़ोम कहते हैं। वैसे भी जो स्टेम अंडरग्राउंड हो उसको हम राइज़ोम का नाम देते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थी स्टेम्स की। आगे जी, लीव्स। द लीफ इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ मोस्ट वास्कुलर प्लांट्स। आपको पता है कि पत्ते का काम ही फोटोसिंथेसिस करना है, और इसका कलर भी ग्रीन इसीलिए होता है कि इसने फोटोसिंथेसिस करनी होती है। इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसके अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है, शुगर बनती है। वो जो मिनरल और वाटर ज़मीन से लाए होते हैं पत्ते में मौजूद होते हैं, और वो सन की लाइट में शुगर तैयार करते हैं जिसको हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस, और ये पत्ते करें। लीव्स जनरली कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैटेंड ब्लेड एंड अ स्टॉक। द पेट्यूल विच जॉइंस द लीफ टू ए नोड ऑफ द स्टेम। अब लीव कहते हैं कि लीव जो है ना दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक फ्लैटेंड ब्लेड का मतलब है उसका फैलाव, उसका लेमिना, उसका ब्रॉडर एरिया। जितना बड़ा प्लांट होगा, जितना बड़ा लीफ होगा उतना बड़ा उसका लेमिना होगा, उतना बड़ा उसका ब्लेड होगा। वो जितना उसका फैलाव होगा वो उसका ब्लेड कहलाता है। और जिस डंडी के साथ वो जुड़ा होगा स्टेम के साथ, उस डंडी को पेट्यूल कहते हैं। द पेट्यूल विच जॉइंस द लीफ टू ए नोड ऑफ द स्टेम। ठीक है। मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स द वास्कुलर टिश्यू ऑफ लीव्स। अब मोनोकार्ड्स और डाइकार्ड्स, आपको पता है दो किस्म के प्लांट होते हैं, मोनोकार्ड्स और डाइकार्ड्स। जो यकदाले होते हैं जिनके सीड एक ही होगा, यानी कि उसके अंदर दो पार्ट नहीं होंगे, दो पीसेस नहीं हो सकता। जो सीड दो पीसेस में डिवाइड ना हो सके उस पौधे को मोनोकाट कहेंगे। और जिस पौधे के सीड्स दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएं उसको डाइकॉट कहेंगे। डाइकॉट मसलन मटर हो गया, मटर आप छीलें ना मटर का दाना, तो उसको अंदर से वो तकसीम करें, वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इसी तरह चना हो गया, चने को भी वो छील के ऊपर से छिलका उतार के उसको अंदर से डिवाइड करें तो वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये डाइकाट है। और मोनोकाट में ऐसा सीड जो दो हिस्सों में डिवाइड ना हो सके, मसलन चावल का राइस, वो एक ही दाना रहेगा, वो दो में आप वो टूटेगा ही तो तब भी दो होगा। इसी तरह वीट है, गंदम है आपके पास, वो भी जो है वो एक ही दाना है, उसको भी तोड़ना है तो वो दो हिस्सों में तकसीम होगा। अब ये कह रहे हैं कि आप लीव्स की अरेंजमेंट से, लीव्स के अंदर जो वेन्स हैं, वेन्स की अरेंजमेंट से ये पता कर सकते हैं कि ये पौधा मोनोकाट है या डाइकाट है।
Most monocots have parallel veins. Most dicots have branching veins. सो सिंपल है, बड़ा इजी है, आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इधर पीपीटी बहुत मेहनत की है। ये देखें कि वो कह रहे हैं कि मोनोकाट जो होंगे वो वाले होंगे जिनकी लीव्स के अंदर जो वेन्स होंगी वो पैरेलल होंगी, पैरेलल यानी कि सीधी वेन्स जा रही हैं बस। और जो डाइकॉट्स होंगे उनकी लीव्स के अंदर जो वेन्स होंगी वो ब्रांचिंग होंगी, यानी कि वहाँ से ब्रांचेस निकली होंगी। आप इसका छोटा सा ना प्रैक्टिकल भी अपने घर कर सकते हैं। जिनके घर लॉन है या वैसे गमले में पौधे लगे हुए हैं घर में, आप देखें किसी भी पौधे का पत्ता तोड़े, उस पत्ते के अंदर वेन्स की अरेंजमेंट देखें। अगर तो वो अरेंजमेंट ऐसी है कि वो वेन्स जो पत्ते के अंदर बनी हुई हैं वो सीधी जा रही हैं बस, कोई ब्रांच नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस सीधी पैरेलल है, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये जो पौधा है इसके जो सीड है वो मोनोकाट है, ये यक दाल है, यानी कि एक ही इसके अंदर सीड का हिस्सा है, दो नहीं है। इसी तरह अगर उस पत्ते के अंदर जो वेन्स जा रही हैं, वेन्स के अंदर से वेन्स निकली हुई हैं, कुछ शाखें निकली हुई हैं, ब्रांचेस निकली हुई हैं, एक वेन है उसकी ब्रांच निकली है, उस ब्रांच से आगे निकलती जा रही है। अब इधर बोर्ड नहीं है, बोर्ड होता तो मैं आपको बना के बताता कि कैसे जो है वो ब्रांचेस वेन्स होती हैं। तो इस किस्म की अगर वेन्स होंगी तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये पौधा जो है डाइकॉट है, यानी कि इसका जो सीड है वो दो दाला है। दो दाला मतलब उसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जी, इन क्लासीफाइंग एंजियोस्पर्म्स टैक्सोनॉमिस्ट में यूज़ लीफ मार्फोलॉजी एज ए क्राइटेरियन। अब कहते हैं कि टैक्सोनॉमिस्ट जो है उन्होंने लीफ की शक्ल के हिसाब से उसका नाम रखा हुआ लीफ का। अब तीन किस्म के यहाँ पे इन्होंने शक्लें बताई हुई हैं, तीन किस्म के लीव्स हैं। पहला सिंपल है, दूसरा कंपाउंड लीफ, तीसरा डबली कंपाउंड लीव्स। अब सिंपल लीफ देखें, एक लीफ है और उसके साथ डंडी है, उसकी पेट्यूल जो एक्सिलरी बॉडी के साथ अटैच है, बस एक ही लीफ है उसके ऊपर और वो डंडी से अटैच है, सिंपल लीफ ये कहलाएगा। दूसरी किस्म देखें कंपाउंड लीफ, इसमें लीव्स ज़्यादा है, ये देखें ना, तीन ही एक साइड पे हैं, तीन एक साइड पे और एक ऊपर है साथ, लेकिन वो एक जो पेट्यूल है वो एक ही है सबकी, डंडी जो है जिस डंडी के साथ अटैच है वो एक ही है, सेम पेट्यूल के ऊपर 7 लीव्स अटैच है। तो हम इसको 7 लीव्स नहीं कहेंगे, हम इसको एक ही लीफ मानेंगे क्योंकि इसकी पेट्यूल एक है। जब पेट्यूल एक हो जाए तो वो लीफ एक ही होता है, तो इस लीफ को हम कंपाउंड लीफ कहेंगे। कंपाउंड जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि इसके ऊपर एक से ज़्यादा पत्ते हो सकते हैं, तो कंपाउंड लीफ से मुराद वो लीफ है जिसकी पेट्यूल एक है और उसके ऊपर कई लीव्स लगे हुए। अब नीचे देखें जी, तीसरी किस्म जो इन्होंने बताई है वो है डबली कंपाउंड लीव्स। डबली कंपाउंड लीव्स में देखें, इसमें भी पेट्यूल एक ही है, लेकिन पेट्यूल एक होने के बाद उसके ऊपर लीव्स देखें, छोटे छोटे लीव्स मिलके एक लीफलेट बनाते हैं, और इसके ऊपर 3 लीफलेट एक साइड पे हैं, 4 लीफलेट एक साइड पे हैं और एक ऊपर है, यानी कि 7 और 8 लीफलेट हैं इसके ऊपर। और एक लीफलेट के ऊपर के अंदर कितने ज़्यादा लीव्स हैं, 10 7 7 8 8 लीव्स एक साइड पे हैं, तो उससे मिलके एक लीफलेट बनेगा और तकरीबन 7 8 लीफलेट मिलके एक लीफ बना रहे हैं, जिसको हम डबली कंपाउंड लीफ कहेंगे। ठीक है जी। द डर्मा टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एपिडर्मस एंड पेरिडर्म। इसको छोड़ें जी। हाँ जी, सम प्लांट स्पीशीज़ हैव इवॉल्व्ड मॉडिफाइड लीव्स दैट सर्व वेरियस फंक्शंस। अब ये कुछ लीव्स की एग्जांपल्स हैं। पहले नंबर पे टेंड्रिल्स बताई गई हैं। अब टेंड्रिल्स क्या होती हैं? टेंड्रिल्स आपने कुछ बेलें ऐसी देखी होंगी जिनके ऊपर सब्ज़ रंग के धागे की तरह कुछ लंबी सी वो लटक रही होंगी और वो आगे से रोल हुई होंगी। आपने देखी होंगी कहीं ना कहीं कि कुछ बेलें ऐसी होती हैं जहाँ से वो सब्ज़ रंग की धागे की तरह वो लटकी होती हैं और आगे से रोल हुई होती हैं। असल में ये जो धागे नहीं होते, ये लीव्स कहलाते हैं और इनको कहते हैं मॉडिफाइड लीव्स। ठीक है, और मॉडिफाइड लीव्स, और इनको नाम दिया गया है टेंड्रिल का नाम ज़्यादा होंगी तो टेंड्रिल्स। दूसरी किस्म जो बताई गई है वो है जी स्पाइंस। अब कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके ऊपर लंबे लंबे कांटे भी लगे होते हैं, जैसे ये थोर का मुझे पौधा लग रहा है और इसके ऊपर देखिए कितने लंबे लंबे कांटे हैं, लेकिन इनको कांटे नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे इसका लीफ है। ये पत्ते जो है वो कांटों की शक्ल में है और इनको स्पाइंस का नाम दिया गया।
कुछ पौधे होते हैं, अब तीसरी किस्म देखें स्टोरेज लीव्स। कुछ पौधे होते हैं जिनके अंदर जो लीव्स होते हैं वो स्टोरेज का काम भी करते हैं, यानी कि सारी फूड उसकी उस पौधे का फल फल जो है वो पत्ता होगा, तो ये देखें स्टोरेज लीव्स। इसी तरह ब्रैकेट्स हैं, इसी तरह रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं। ये सारी एग्जांपल जो है ये आप वैसे याद कर लें, 5-6 जो एग्जांपल हैं इनके नाम याद कर लें। ये हो सकता है आप के पेपर में पूछे जाएं किसी भी हवाले से। नेक्स्ट जी, द 3 टिश्यू सिस्टम्स डर्मल, वास्कुलर एंड ग्राउंड। 3 किस्म के टिश्यूज़ होते हैं, डर्मल टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। ईच प्लांट ऑर्गन हैज़ डर्मल, वास्कुलर एंड ग्राउंड टिश्यूज़ हो गया। सबसे पहले जो है वास्कुलर टिश्यू। अब वास्कुलर टिश्यू में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। और ये 2 नाम ऐसे हैं जो आप 9th क्लास से मेरे ख्याल से पढ़ते आ रहे हैं। जब 9th में बायो में आपने ये ज़रूर पढ़े होंगे लफ्ज़ जाइलम और फ्लोएम। और जिन प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम हो उनको हम वास्कुलर प्लांट कहते हैं, और जिन प्लांट्स के अंदर ये दोनों ना मौजूद हों उनको हम नॉन वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं। अब वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में कैरीज आउट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मटेरियल्स बिटवीन रूट्स एंड शूट्स। ये क्या करती हैं, ये जो है जड़ों और शाखों के दरमियान ट्रांसपोर्ट का काम करेंगी। किसकी ट्रांसपोर्ट का? मटेरियल्स का। मटेरियल्स कौन से होंगे? पानी होगा, नमकियात होंगे, आयंस होंगे और न्यूट्रिएंट्स होंगे जो जिनकी पौधों को ज़रूरत होती है। कंसिस्ट ऑफ 2 टिश्यूज़, जाइलम एंड फ्लोएम। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जाइलम और फ्लोएम दोनों मिल के वास्कुलर टिश्यू बनाते हैं। बड़ी इजी सी पीपीटी करके बनाई हुई है मैंने, सब कुछ एडिट किया, सब कुछ आसान लफ्ज़ों में इधर ही लिख दिया ताकि ज़्यादा समझाना भी ना पड़े और आपको ज़्यादा मुश्किल भी पेश ना आए, बस पढ़ते जाएं और आपको समझ आते जाए। जाइलम, जाइलम क्या है जी? कन्वेज वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स अपवर्ड फ्रॉम रूट्स इनटू द शूट्स। जाइलम का क्या काम है कि पानी और डिज़ॉल्व्ड मिनरल्स के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि आयंस हो सकते हैं, जैसे पोटाशियम आयन है, सोडियम आयन है, और न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जिनकी पौधों को ज़रूरत होती है, ये और साथ पानी। ये चीज़ें जो है ये जड़ों से शाखों तक पहुँचाने का काम किसका है? जाइलम का। अब फ्लोइंग का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वेयर दे आर मेड टू वेयर दे आर नीडिड। अब जो खुराक जो चीज़ें जाइलम ने जड़ से शाखों तक पहुंचाई है ना, उन चीज़ों को पत्ता इस्तेमाल करेगा सूरज की रोशनी में और ख़ुराक तैयार करेगा। सनलाइट में फोटोसिंथेसिस होगी, लीव्स के अंदर फूड तैयार होगी जिसको आमतौर पे शुगर कहते हैं या ग्लूकोज कहते हैं, जो भी है, जो भी फूड जो पौधे को ज़रूरत होती है वो पत्तों में तैयार होगी। अब फ्लोएम का क्या काम है? वो तैयार हुई खुराक को ट्रांसपोर्ट करेगा वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत होगी। ज़रूरत कहाँ पे होगी? ज़रूरत पूरे पौधे में होगी, पौधे के तने में भी, पौधे की शाखों में भी, जहाँ जहाँ पे खुराक की ज़रूरत होगी फ्लोएम वहाँ पे खुराक को लेके जाएगी, हत्ता के खुराक को जड़ों तक भी लेके आएगी। जड़ों में भी खुराक की ज़रूरत होती है और ये वो वाली खुराक है जो पत्ते बनाएंगे। और पत्ते कैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे? जो मिनरल्स और वाटर्स जाइलम जड़ों से पत्तों तक पहुँचाते हैं, पत्ते सूरज की रोशनी में वो खुराक तैयार करेंगे और वो तैयार शुदा खुराक, वो सिंथेसाइज्ड फूड फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगी पूरे पौधे में, पूरे पौधे के एक एक हिस्से में, टिप तक जो है वो फूड को पहुंचाने का काम किसका है? फ्लोएम का है। मेरा ख्याल है आपको समझ तो आ गई होगी, बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाया आपको। नेक्स्ट, ग्राउंड टिश्यू। दूसरी जो किस्म है वो है ग्राउंड टिश्यूज़ की। इंक्लूड्स वेरियस सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर फंक्शंस सच एज स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एंड सपोर्ट। ये क्या करते हैं? इनके अंदर बहुत से स्पेशलाइज्ड फंक्शन सेल्स होंगे जिनका काम क्या है? स्टोर करना, फोटोसिंथेसिस करना और सपोर्ट करना। स्टोर किसको करेंगे? ज़ाहिर सी बात है फूड को स्टोर करेंगे। फोटोसिंथेसिस किसकी करेंगे? जो मिनरल्स और वो आयंस और मिनरल्स और वाटर आएंगे उनकी मदद से फोटोसिंथेसिस करेंगे सनलाइट की मौजूदगी में। और सपोर्ट किसको करेंगे? पौधे को सपोर्ट करेंगे। ठीक हो गया, ये ग्राउंड टिश्यू का काम था। नेक्स्ट,
सॉरी, ये जो पीपीटी है, पीपीटी तो मैंने ठीक बनाई थी, इसको जब जेपीजे में कन्वर्ट किया ना तो ये फिर वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। ये असल में फ़र्स्ट टाइम थी। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि ठीक तरीके से बने। ये ओवरलैपिंग हुई हुई है। लाइक एनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ए प्लांट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सेलुलर डिफरेंशिएशन, द स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वो कहते हैं कि प्लांट जो है वो उसके अंदर सेलुलर डिफरेंशिएशन होती है। उसका क्या मतलब है कि प्लांट के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस के हिसाब से बने होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनका फंक्शन और होता है और स्ट्रक्चर और होता है। कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन मुख्तलिफ होगा। ठीक है जी। Some of the major types of plants cells includes parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, water conducting cells जिसे आप जाइलम भी कह सकते हैं, शुगर कंडक्टिंग सेल्स जिसे आप फ्लोएम भी कह सकते हैं, क्योंकि जाइलम का काम है वाटर को कंडक्ट करना और मिनरल्स को कंडक्ट करना, और फ्लोएम का काम है फूड को कंडक्ट, या फूड या शुगर एक ही बात है, शुगर को कंडक्ट करना। अब ये पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीन किस्म के जो है ना अजाफी आपने याद करने हैं जाइलम और फ्लोएम के साथ, यानी कि 5 किस्म के टिश्यूज़ हो गए। ठीक है, ये इनकी डायग्राम दिखाई गई हैं पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा की। ये देख लें जी, पैरेन्काइमा जो सेल्स हैं, इनके सेल्स के जो है वो बड़े बड़े हैं। इनकी लेंथ जो है वो देख रहे हैं 60 माइक्रोमीटर है। पैरेन्काइमा सेल्स जो है वो कोलोनकाइमा की निस्बत बड़े बड़े सेल्स हैं। और कोलोनकाइमा सेल्स को देख लें, इसकी जो लेंथ है वो जो है वो 80 माइक्रोमीटर बताई गई है। कोलोनकाइमा सेल जो है वो बड़ा है पैरेन्काइमा सेल से। इसी तरह स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो है वो सबसे छोटे हैं, वो 25 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ बताई गई है। ठीक है जी। ये देखें, वाटर कंडक्टिंग सेल्स ऑफ द जाइलम एंड शुगर कंडक्टिंग सेल्स ऑफ द फ्लोएम। अब जाइलम को देखें जी, जाइलम का काम है वाटर को कंडक्ट करना। अब जाइलम के अंदर कौन कौन से हिस्से मौजूद हैं? ट्रैकीड्स हैं, वेसल एलिमेंट है। अब ट्रैकीड्स जो हैं इनके अंदर छोटे छोटे, ये तो माइक्रोस्कोपिक व्यू है, आपको बहुत लंबे सुराख नज़र आ रहे हैं, ये इतने लंबे नहीं होते, ये छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको हम पिट्स कहते हैं। और इनका होना ज़रूरी है क्योंकि ये परफोरेशन का काम देते हैं। ये नीचे देखें ना, वेसल एलिमेंट्स विद पार्शली परफोरेटेड एंड वाल्स। ये हो गया जी जाइलम सेल्स। अब नेक्स्ट है जी फ्लोएम सेल्स। फ्लोएम के अंदर कौन कौन से सेल्स होंगे? सीव ट्यूब सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं और सीव प्लेट सेल्स हैं। ठीक है जी। इनका काम क्या है जी? ये जो तैयार हुई हुई खुराक है या शुगर है उसको कंडक्ट करेंगे पूरे पौधे में। ठीक है, ये डायग्राम देख लें जी। अब मेरिस्टेम, मेरिस्टेम एक वर्ड है, साथ ही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। मेरिस्टेम क्या होता है? जनरेट सेल्स फॉर न्यू ऑर्गन्स। कि मेरिस्टेम ऐसे सेल्स को जनरेट करेंगे जो नए नए ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, पौधे के नए ऑर्गन बनाएंगे। मसलन एक ऑर्गन लीव्स है, लीव को बनाने वाला मेरिस्टेम लैदा होगा, रूट को बनाने वाला मेरिस्टेम लैदा होगा, जो स्टेम है स्टेम का मेरिस्टेम लैदा होगा। इसी तरह मेरिस्टेम्स की भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एपिकल मेरिस्टेम्स है। एपिकल मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड इन द बड्स ऑफ शूट्स। एपिकल वर्ड से ही ज़ाहिर है कि ये टिप पे होगा, चाहे वो स्टेम हो उसकी टिप पे होगा, चाहे वो रूट हो उसकी टिप पे होगा। एपिकल मेरिस्टेम नाम से ही ज़ाहिर है कि ये वो मेरिस्टेम्स हैं जो रूट पे मौजूद होंगे। वो स्टेम की टिप हो वहाँ पे भी होंगे और जो रूट की टिप हो वहाँ पे भी होंगे। इलांगेट शूट्स एंड रूट्स थ्रू प्राइमरी ग्रोथ। अब ये एक वर्ड आया प्राइमरी ग्रोथ, देखने में तो बड़ा सिंपल सा वर्ड है, लेकिन इसका जो मतलब है ना आपने ज़हन में ऐसे रखना है कि प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है पौधे का लंबाई में बढ़ना। पौधे की लेंथ में अगर ग्रोथ हो तो उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और इसके अपोजिट आप ज़हन में रखें कि अगर पौधा विड्थ में बढ़े, उसकी चौड़ाई बढ़े, पौधे का तना मोटा हो रहा है तो उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ और प्राइमरी ग्रोथ में ये डिफरेंस है कि पौधा अगर लंबाई में बढ़े, अगर उसकी लेंथ में ग्रोथ हो रही है, वो लंबा होता जा रहा है, तो हम कहेंगे कि इसकी प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। और जब पौधे की विड्थ बढ़े, जब पौधा चौड़ा होता जाए, जब उसका स्टेम जो है वो चौड़ाई में बढ़ता जाए, तो हम कहेंगे ये इसकी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है।
और ये देखें एपिकल मेरिस्टेम जो है वो प्राइमरी ग्रोथ करवाएगा, चाहे वो रूट्स हों चाहे वो शूट्स हों। अगर रूट की टिप पे है तो रूट की प्राइमरी ग्रोथ कराएगा, रूट को लंबा करता जाएगा, ज़मीन के अंदर रूट्स बढ़ती जाएंगी। इसी तरह अगर वो स्टेम की टिप पे होगा तो स्टेम को लंबा करता जाएगा, वो उसकी लेंथ में इजाफा होता जाएगा। ठीक हो गया जी एपिकल मेरिस्टेम। अब आगे जी लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल वर्ड आपको मैंने पहले भी बताया शायद कि लेटरल वर्ड जहाँ भी आ जाए उससे मुराद है साइड्स वाली ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेम साइड से पौधे को बढ़ाने वाले मेरिस्टेम, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे। ये ऐड थिकनेस टू वुडी प्लांट्स थ्रू सेकेंडरी ग्रोथ, ये वर्ड आ गया ना सेकेंडरी ग्रोथ, कि ये थिकनेस को ऐड करेंगे वुडी प्लांट्स में थ्रू सेकेंडरी ग्रोथ। वुडी प्लांट कौन से होंगे? जो बड़े बड़े पौधे जिनसे हम लकड़ी हासिल करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, देवदार हो गया, सनोबर का हो गया, कीकर का हो गया, शीशम हो गया, सफ़ेदे का दरख्त हो गया, जो भी हम, ये जब आप छोटा पौधा होता है तो उस वक्त इनका स्टेम इतना मजबूत नहीं होता। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है फिर इनकी सेकेंडरी ग्रोथ होती जाती है, इनकी जो तना है वो चौड़ाई में बढ़ता जाता है, वो मोटा हो जाता है, उसकी थिकनेस में इजाफा होता जाता है। तो वो किस वजह से होता है? लेटरल मेरिस्टेम्स की वजह से होता है। एक हो गया एपिकल मेरिस्टेम, एक हो गया लेटरल मेरिस्टेम। ये दोनों की डेफिनेशन जो है वो एग्ज़ाम में आ सकती है। क्वेश्चन इस तरह बन सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो आप उसमें ये जो मैंने आपको डिफ़ाइन किया ये आप उसमें लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। अच्छा जी, ओवरव्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ये देख लें। ये ओवरव्यू एक दिखाया गया कि प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। ये सबसे पहले देखें शूट एपिकल मेरिस्टेम है बड में, तो ये शूट को इलांगेट कर रही है, लंबा कर रही है ऊपर की तरफ पौधे को, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ करवा रही है। इसी तरह नीचे देखें रूट के ऊपर एपिकल मेरिस्टेम है और रूट को ये बढ़ा रही है, जड़ों को लंबा कर रही है। ठीक है, अब उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट के तो साइड पे ये देखें एपिडर्मस है, कॉर्टेक्स है, प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी जाइलम है और दरमियान में पिथ है। ये उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा हुआ है और ये माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिखा रहे हैं कि स्टेम के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद होती है। सबसे बाहर एपिडर्मस होती है उसके अंदर कॉर्टेक्स होती है, उससे अंदर प्राइमरी फ्लोएम, उससे अंदर प्राइमरी जाइलम और सबसे सेंटर में जो चीज़ होगी उसको हम पिथ बोलेंगे। इसी तरह ये नीचे से ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया जो कि सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में हो रही है, जो चौड़ाई में बढ़ा रहा है उसको, उसमें एक चीज़ का इजाफा होगा, वो चीज़ है कैम्बियम, कॉर कैम्बियम। हाँ, ये कॉर कैम्बियम जो है ना, इसका काम ये होता है कि थिकनेस में इजाफा करना। ये देखें, ये लिखा हुआ है कि द कॉर कैम्बियम एड सेकेंडरी डर्मल टिश्यूज़, सेकेंडरी टिश्यू जो भी होंगे वो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे, यानी कि वो चौड़ाई में पौधे को की ग्रोथ करवाएंगे। इसी तरह नीचे देखें द वास्कुलर कैम्बियम एड सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का भी यही काम है कि उनको वो चौड़ाई में उनकी ग्रोथ करवाते जाएं। इसी तरह पिथ भी इसके सेंटर में मौजूद होगी, जैसे आपने ऊपर वाले डायग्राम में देखा। ठीक है जी, सो सिंपल, बड़ा इजी है, ये आप पढ़ते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी। ज़्यादा समझाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा आपको दिमाग खपाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल आप पढ़ते जाएं और आप अपने जहनों में बिठाते जाएं। In woody plants, primary and secondary growth occur simultaneously but in different locations. कहते हैं जी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ है ना वो बैक वक्त होगी। ये नहीं कि आपने पौधा लगाया और एक साल के लिए वो सिर्फ लंबा ही होता जा रहा है, ये पहले साल जो है वो सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ कर रहा है और फिर जो है वो जाके दूसरे साल में चौड़ा होना शुरू होगा, दूसरे साल में सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बैक वक्त होगा। एक ही साल में वो प्राइमरी ग्रोथ भी करेगा और सेकेंडरी ग्रोथ भी करेगा। जितना वो प्राइमरी ग्रोथ में बड़ा होगा इतना ही वो अपने हिसाब से सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, लेकिन उनकी लोकेशन डिफरेंट होगी। प्राइमरी ग्रोथ जो होगी वो टिप से होगी, वो ऊपर से होगी, वो ऊपर से ऊपर चलता जाएगा पौधा जो है, और सेकेंडरी ग्रोथ जो होगी वो चौड़ाई में होगी, वो साइड से होगी, वो नीचे से तना मोटा होता जाएगा। बस लोकेशन डिफरेंट है, लेकिन जो टाइम है वो सेम है, वो एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली बैक वक्त जो है वो ये दोनों ग्रोथ होंगे। ठीक है जी, ये आप डायग्राम देख लें। ये लिखा हुआ है जी 1 year old साइड ब्रांच फार्म्ड फ्रॉम एक्सिलरी बड नियर शूट एपिक्स। ठीक है जी, दिस ईयर ग्रोथ 1 year old, लास्ट ईयर ग्रोथ
2 ईयर ओल्ड, ग्रोथ ऑफ 2 ईयर अगो 3 ईयर्स ओल्ड। इसी तरह जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे ये पौधा लंबाई में और चौड़ाई में इकट्ठा ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ लेंथन्स रूट्स एंड शूट्स, वही बात आ गई कि प्राइमरी ग्रोथ का काम क्या है, एक शाखों को लंबा करना और दूसरा जड़ों को लंबा करना। प्राइमरी ग्रोथ प्रोड्यूसेस द प्राइमरी प्लांट बॉडी, द पार्ट्स ऑफ द रूट एंड शूट सिस्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय एपिकल मेरिस्टम। प्राइमरी ग्रोथ कौन सी प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस करेगी? प्राइमरी प्लांट बॉडी को। ये वो हिस्से हैं जड़ों के और शाखों के जो कि एपिकल मेरिस्टम से पैदा होते हैं। इसका मतलब है एपिकल मेरिस्टम का ताल्लुक प्राइमरी ग्रोथ से है, प्राइमरी ग्रोथ का ताल्लुक एपिकल मेरिस्टम से है। एक ही बात हुई। प्राइमरी ग्रोथ इज़ इक्वल टू एपिकल मेरिस्टम्स या एपिकल मेरिस्टम्स इज़ इक्वल टू प्राइमरी ग्रोथ, एक ही बात। प्राइमरी ग्रोथ ऑफ रूट्स, सॉरी ये ओवरलैपिंग फिर आ गई। द रूट टिप इज़ कवर्ड बाय अ रूट कैप। रूट टिप, जड़ की जो टिप होगी उसके ऊपर एक कैप होगा जिसको हम बोलते हैं रूट कैप, विच प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट एपिकल मेरिस्टम एज द रूट पुशेस थ्रू सॉइल ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ। जैसे जैसे जड़ों की प्राइमरी ग्रोथ होती है तो सॉइल जो है वो पुश करेगी, जब वो पुश करेगी तो जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। और जड़ों को नुकसान से बचाने के लिए कुदरत ने रूट के ऊपर एक कैप चढ़ा रखा है जिसे हम कहते हैं रूट कैप। ये नीचे आप देख सकते हैं रूट कैप को बड़ा करके भी दिखाया गया। और ये देखें 100 माइक्रोमीटर जो है ना वो इसकी चौड़ाई है, 100 माइक्रोमीटर जो है वो ये इसकी विड्थ है। और ये इसका काम क्या है कि ये जो डेलिकेट सा एपिकल मेरिस्टम है जो कि बहुत ज़रूरी है जड़ की बढ़ोतरी के लिए, जड़ की ग्रोथ के लिए, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा किसी भी बैरूनी बैरूनी खदशे से, या कोई भी एक्सीडेंट भी हो सकता है ये रूट्स के साथ। कोई भी जो है वो जब वो बढ़ रही हो तो दबाव पड़ जाए, सॉइल के दबाव की वजह से भी जो है वो रूट्स टूट सकती हैं। तो उसको बचाने के लिए कुदरत ने उसके ऊपर एक कैप लगा रखा है जिसे हम रूट कैप कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे जी, द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ रूट्स प्रोड्यूसेस द एपिडर्मस, ग्राउंड टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू। प्राइमरी ग्रोथ क्या करेगी? एपिडर्मस को बनाएगी, ग्राउंड टिश्यू को और वास्कुलर टिश्यू को। ग्राउंड टिश्यू में वो आ गए पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा वगैरह। और वास्कुलर टिश्यू में क्या आ गए? जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम कौन से होंगे? प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ है रूट की। तो जब प्राइमरी ग्रोथ होगी तो फिर प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बनेंगे। लेटरल रूट्स, लेटरल रूट्स यानी कि साइड वाली जड़ें। एक है जड़ जो सीधी ज़मीन के अंदर जा रही है और ये कुछ जड़ें हैं जो जड़ के अंदर से निकल रहे हैं, ठीक है। arise from within the pericycle, the outermost cell layer in the vascular cylinder। vascular cylinder की सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको पेरिसाइकल कहते हैं, वहाँ से ये arise होंगी, ठीक है जी। ये डायग्राम में दिखाया गया है कि vascular cylinder सबसे सेंटर में है, तो वहाँ से वो एपिडर्मस और लेटरल रूट जो है ये रेड कलर की रूट निकलती आपको नज़र आ रही है। ए शूट एपिकल मेरिस्टेम is a dome shaped mass of dividing cells at the tip of the terminal bud। अब शूट की बात है, पहले जड़ों की बात हो रही थी, अब शाखों की बात हो रही है। ये डोम शेप, ठीक है। डोम ऐसे जो है ना वो ट्राइएंगल सा बन जाएगा, जैसे डायाफ्राम भी, हमारा जो डायाफ्राम है सीने में वो भी डोम शेप्ड है। तो डोम शेप इसकी होगी और ये सेल्स को डिवाइड करता जाएगा टिप पे और शूट्स को बढ़ाता जाएगा, शाखों को बढ़ाता जाएगा। गिव्स राइज टू अ रेपिटेशन ऑफ इंटरनोड्स एंड लीफ वियरिंग नोड्स। और ये क्या करता जाएगा? रेपिटेशन करेगा किन की? नोड्स की और इंटरनोड्स की। शुरू में आपको मैंने बताया था कि नोड्स और इंटरनोड्स में क्या फ़र्क है। जहाँ से लीव्स निकल रहे हों उनको नोड्स कहते हैं, और लीव्स एक लीव्स के निकलने की जगह और दूसरी लीव्स के निकलने की जगह के दरमियान जो भी सेगमेंट होगा उसको नोड बोलेंगे। लीफ एनाटमी, लीफ एनाटमी से मुराद के लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर। आप देखें जी लीफ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले ये बाहर होती है क्यूटिकल।
क्यूटिकल जो है वो ऐसे जैसे प्याज की झिल्ली होती है ना, इस तरह का एक प्लास्टिक का बारीक सा कवर होता है पत्ते के ऊपर। ये अब मैं क्लास में मौजूद होता तो हो सकता है उधर मैं आपको पत्ते मंगवा के तो उसके ऊपर से उतार के दिखाता और आपका क्लास में एक प्रैक्टिकल भी हो जाता कि ये क्यूटिकल है। बारीक सी झिल्ली होती है। और क्यूटिकल का काम क्या होता है? क्यूटिकल का काम ये है कि सख्त गर्मी में भी पत्ते से सारा पानी एब्ज़ॉर्ब ना होने देना, कि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और पत्ते के अंदर जो पानी मौजूद है उसकी एब्ज़ॉर्प्शन, उसका जो है वो सारा पानी वेपोरेट ना हो जाए, वो सारा पानी उड़ ना जाए, इसलिए वो प्रोटेक्ट करके रखती है क्यूटिकल। उसके नीचे है जी अपर एपिडर्मस। क्यूटिकल के नीचे होता है अपर एपिडर्मस। ज़ाहिर एपिडर्मस एक लोअर होती है, एक अपर एपिडर्मस। लोअर जो है वो पत्ते के नीचे वाली साइड पे होगी और अपर जो है वो पत्ते की ऊपर वाली साइड पे होगी। उसके बाद आगे जी मीज़ोफिल सेल टिश्यूज़। मीज़ोफिल सेल जो है दो किस्म के होते हैं, एक पहली साइड है और एक स्पॉन्जी है। ये डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है लीफ की। ये आप जो है ना ए डायग्राम अगर नहीं बनती तो एटलीस्ट आप सी बना लें। बी तो बस ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है। डायग्राम जो सी है ना, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए लिलिक लीफ, ये आपने ट्रांसफर सेक्शन बनाना है। सबसे ऊपर देखें अपर एपिडर्मस है, उसके नीचे मीज़ोफिल सेल में पहली साइड मीज़ोफिल है, फिर स्पॉन्जी मीज़ोफिल सेल्स है और उसके बाद जो है लोअर एपिडर्मस है और एयर स्पेसिस हैं, गार्ड सेल्स हैं, स्टोमेटा होंगे जिनके गार्ड सेल्स होंगे, जिनकी वजह से आयंस की मूवमेंट होती है, इन और आउट होते रहते हैं। और एयर स्पेसिस की वजह से भी ये मिनरल्स और जो एयर है वो लीव के अंदर मूव करती रहती है। ठीक है जी। ये अब जो चीज़ें रह गई हैं, अगर मैं क्लास में होता और बोर्ड होता और मार्कर मेरे हाथ में होता तो वो मैं आपको ये बना के और साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता। अब ऑनलाइन जो है वो इसी तरह ही वीडियो बनती जाएगी। सेकेंडरी ग्रोथ एड्स गर्थ टू स्टेम्स एंड रूट्स इन वुडी प्लांट्स। वही बात आ गई कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो गर्थ को ऐड के, गर्थ यानी कि चौड़ाई में स्टेम को तने को मोटा करती जाएगी, जड़ों को भी मोटा करेगी और तने को भी। सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ वुडी प्लांट्स बट रेयरली इन लीव्स। वो कहते हैं कि ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये जड़ों में और तनों में होती है, वुडी प्लांट लकड़ी के जो पौधे हैं उनमें, लेकिन लीव्स में नहीं होगी। ज़ाहिर है लीव तो पतला सा एक पत्ता होगा, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होनी है? पत्ते ने तो अपनी शक्ल में रहना है, पत्ता तो मोटा नहीं होता, पत्ते की जो साख्त है, जो शक्ल है वो वैसी रहेगी, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। The secondary plant body consists of the tissues produced by a vascular cambium and cork cambium। ये आपको मैंने पहले भी बताया कि वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम जो है वो ऐसी चीज़ है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में मदद देती हैं, सेकेंडरी प्लांट बॉडी में मदद देंगी। द वास्कुलर कैम्बियम एंड सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यू। द वास्कुलर कैम्बियम है क्या? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है कि डिफ़ाइन कैम्बियम या डिफाइन वास्कुलर कैम्बियम या व्हाट इज़ वास्कुलर कैम्बियम। द वास्कुलर कैम्बियम इज़ अ सिलेंडर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स 1 सेल थिक। ये क्या है जी? ये एक किस्म का मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही होता है और इसकी मोटाई कितनी है? 1 सेल थिक। जितना एक सेल होता है इतनी इसकी मोटाई होगी। डिवेल्स फ्रॉम पैरेन्काइमा सेल्स। ये जो है ये डेवलप होता है पैरेन्काइमा सेल्स। ये एमसीक्यूज़ भी बन सकता है कि वास्कुलर कैम्बियम्स डेवलप फ्रॉम, नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम कहाँ से डेवलप करेगी। ये आपने ज़हन में रखना है कि वास्कुलर कैम्बियम जो है वो डेवलप हो रही है पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक हो गया जी। एज अ ट्री और वुडी श्रब एजिज़, जैसे जैसे दरख्त या लकड़ी की जो जड़ी बूटी कह लें शराब को, वो बढ़ती जाएगी। द ओल्डर लेयर्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम द हार्टवुड नो लॉन्गर ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। जो दरमियान में सेकेंडरी जाइलम होगा ना, उसके दरमियान में एक काला सा गोल सा दायरा बन जाता है जिसको हम हार्टवुड कहते हैं। समटाइम्स आपने अगर वो जहाँ पे लकड़ियाँ काटते हैं, वो जिसको क्या कहते हैं, वो लकड़ का जो कारोबार करते हैं ना लकड़ी का, उसको कहते हैं, पता नहीं कोई एक ख़ास नाम देते हैं, लकड़ का कारखाना या क्या। वहाँ पे अगर जाए ना
आप देखें बड़ी बड़ी लकड़ियाँ काट के उन्होंने रखी हुई हैं, बड़े बड़े दरख्त काट के गोल गोल रखे हुए हैं। तो उन गोल गोल के आप सेंटर में देखें एक काला सा ब्लैक सा गोल सा ना दायरा आपको नज़र आएगा, उसको हम कहते हैं हार्टवुड। असल में ये जो हार्टवुड होती है ना, इसकी ये डेड होती है अंदर से। वो काला काला जहाँ पे भी वो दायरा बना होगा ना, वो उतना हिस्सा तने का जो है वो डेड हो गया होता है। तो ये सारा डेड हिस्सा जो है ना, ये इसको हार्टवुड कहते हैं। वैसे पौधा लिविंग होगा, लेकिन उसको के सेंटर में जो काला काला सा जितना दायरा बना होगा ना, उतना हिस्सा उसका डेड हो चुका होगा और वो हार्टवुड कहलाता है। तो ये ओल्डर लेयर होती जाएंगी और जितनी ओल्डर लेयर्स होंगी उतनी जो है वो हार्डवुड। अब इसके रिंग होते हैं, जितने रिंग बनते जाएंगे आप उससे उस दरख्त की उम्र भी मालूम कर सकते हैं। अगर एक रिंग होगा तो आप कह सकते हैं जी ये 1 साल का, अगर 2 रिंग होंगे तो 2 साल का, 3 रिंग होंगे तो 3 साल का। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा तो वो एक गोल सा दायरा बन जाएगा और वो डेड हो जाएगा और वो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, ना वाटर की और ना मिनरल्स की। द आउटर लेयर्स नोन एज सैपवुड स्टिल ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स थ्रू द जाइलम। और इसके बाहर जो आउटर लेयर होगी उसको हम सैपवुड कहेंगे, आगे डायग्राम आएगी मैं आपको बताऊंगा। और उसका काम क्या है कि ट्रांसपोर्ट मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करना। सैपवुड में कौन से मटेरियल होंगे? वही पानी, आयंस, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और वो जो जाइलम उसका ट्रांसपोर्ट करेगा। ये आ गई जी, ये डायग्राम आ गई। ये देखें जी ग्रोथ रिंग, इसके रिंग जितने बनते जाएंगे ना उतने साल का ये दरख्त होगा। ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा है। वास्कुलर एरिया हार्डवुड बिल्कुल सेंटर में, ये देखें ये ग्रे कलर हाकी कलर का जो बना हुआ है दरमियान में, ये हार्डवुड है, ये डेड हो गया हुआ है। और सैपवुड है सेकेंडरी जाइलम का। सैपवुड का काम क्या है कि जो जाइलम का काम है वही सैपवुड का काम है। वास्कोकैम्बियम है जो पैरेन्काइमा से डेवलप होती है और जिसका काम ही सेकेंडरी ग्रोथ करना है। सेकेंडरी फ्लोएम है। लेयर्स ऑफ पेरिडर्म्स है। बार्क, बार्क का मतलब है लकड़ी। ये जो लकड़ी है ना बाहर पौधे के दरख्त के, एक तो सामने है ना छाल उतरती है, कॉर्क, एक कॉर्क होती है एक बार्क होती है। जो छाल उतरती है ना तने से उसको हम कहते हैं कॉर्क। कॉर्क के बाद लकड़ी शुरू हो जाती है, उसको हम कहेंगे बार्क। लकड़ी के अंदर फिर हार्डवुड और सैपवुड होंगे, दरमियान में बिल्कुल सेंटर में जो डेड पार्ट है। अच्छा जी, ये ओवरलैपिंग हुई हुई है। कॉर्कैम्बियम एंड द प्रोडक्शन ऑफ पेरिडर्म गिव्स राइज टू द सेकेंडरी प्लांट बॉडीज प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ पेरिडर्म। सो सिंपल ये जैसे पेरिडर्म, पेरिडर्म क्या है जी? कंसिस्ट ऑफ द कॉर्कैम्बियम प्लस द लेयर्स ऑफ कॉर्क सेल्स इट प्रोड्यूसेस। पेरिडर्म वो चीज़ है जो कॉर्कैम्बियम को और कॉर्क सेल्स को प्रोड्यूस करती है। अब कॉर्कैम्बियम और कॉर्क सेल्स मैंने आपको बताया कि कॉर्क कहते हैं छाल को, जैसे कीकर की छाल है ना, कीकर की छाल उतरती है जहाँ से वो कटी हो, अंदर से गम भी निकल रही होती है। बाज़ औक़ात कीकर ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई कट लग जाए ना तो अंदर से वो गम निकलने लग पड़ती है बाहर। तो वो जो सामने नज़र आ रही है वो उसकी कॉर्क है। बाहर वाली बेरोनी जो कवरिंग है, बेरोनी जो शीट चढ़ी हुई है तने के ऊपर लकड़ी की, वो कॉर्क कहलाती है यानी कि छाल। इसके अंदर फिर जो लकड़ी शुरू हो जाएगी वो बार्क है। बार्क जो लकड़ी है वो कंसिस्ट ऑफ ऑल द टिश्यूज़ एक्सटर्नल टू द वास्कोकैम्बियम। एक हो गया, वास्कोकैम्बियम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ और पेरिडर्म होगा। ठीक है जी, थैंक यू जी। आपका जो है वो लेक्चर एंड हो गया, तो इंशाल्लाह जो है अब नेक्स्ट लेक्चर भी आपको आते जाएंगे।